सर आप अभी गोरखपुर महोत्सव होने वाला है गोरखपुर में, उसमें आप सचिव की भूमिका में भी हैं। कब होने वाला है, कितने दिन तक का होगा और कौन कौन से अतिथि इसमें गोरखपुर आ रहे हैं? जी, गोरखपुर महोत्सव 11 जनवरी 26 से 17 जनवरी 26 तक आयोजित किया जा रहा है। जी। इस निष्ठापुरी को आमंत्रित किया गया है जी। और 12 तारीख को जो है पवन सिंह की भोजपुरी नाइट होगी और 13 जनवरी को और बादशाह का जो है बॉलीवुड नाइट होगी। ये 3 दिन जो है बड़े कलाकार यहाँ पर शहर में आ रहे हैं। आपने कहा कि गोरखनाथ मंदिर में बहुत भीड़ होती है घूमने के लायक, तो वो जगह उनको जरूर घूमने जाना चाहिए। गोरख तलैया या कबीर धुनी के नाम से आमी नदी के किनारे सजनवा के पास में है, हम लोग उसका विकास करा, वहाँ जा सकते हैं। जैन मंदिर है, जैन मंदिर जा सकते हैं। इको टूरिज्म के क्षेत्र में जैसे विनोद पार्क है, वहाँ जा सकते हैं। रामगढ़ ताल एक वाटर कॉम्प्लेक्स के रूप में वहाँ पर बना हुआ, वहाँ लोग जाते भी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM और मैं हूँ मनोरमा। आज हमारे साथ हैं उप निदेशक पर्यटन गोरखपुर श्री राजेंद्र प्रसाद जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हम भी जो है आपके 90 FM पर जो है आज मुझे बुलाया गया, इसके लिए जो है मैं आपका आभारी हूँ। सर सबसे पहले जानना चाहूंगी, क्योंकि आप पर्यटन विभाग से जुड़े हुए हैं, तो गोरखपुर में ऐसी कौन सी जगहें हैं जो सबसे ज्यादा पर्यटक घूमने आते हैं? गोरखपुर जो है गोरखनाथ मंदिर सबसे प्रसिद्ध जगह है और यहाँ पर अधिकांश लोग जो गोरखपुर आते हैं मंदिर में दर्शन पूजन के लिए आते हैं। जी। इसके बाद यहाँ के अन्य पर्यटन स्थलों में जो है तरकुलहा देवी का मंदिर है, जहाँ पर लोग बड़ी संख्या में जाते हैं। बुढ़िया माता का मंदिर है कुसमी जंगल में, वहाँ पर लोग जाते हैं। चिलवा ताल जाते हैं और रामगढ़ ताल जाते हैं। ये गोरखपुर के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं। साथ ही आसपास जो है कबीर धुनी गोरख तलैया है और महाराजगंज में लला देवी का मंदिर है और कुशीनगर है। यहाँ भी जो गोरखपुर आते हैं यहाँ पर्यटक जाते हैं। सर अमूमन एक दिन में कितनी संख्या, वैसे तो एग्जैक्टली बताना मुश्किल है, पर फिर भी एक नियर अबाउट कितने पर्यटक आ जाते होंगे? यहाँ पर जो है पर्यटकों की संख्या 30-35 हजार जो है प्रतिदिन की? नहीं, 30-35 हजार एक स्थान की होती है। जी। तो वो सब पर्यटक जोड़ करके हम लोग इसका जो है अनुमान लगाते हैं कि लगभग 50 हजार पर्यटक जो है माह में आते हैं। जी। और इसके हिसाब से यहाँ पर होटल की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, उस हिसाब से हमारे प्रोजेक्ट बनते रहते हैं कि जिस पर्यटकों के हिसाब से हम लोग जो है उसको सुविधाएं उपलब्ध कराएं। क्या योजनाएं रहती हैं? पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए हम लोग पर्यटन स्थलों पर पर्यटक की मूलभूत सुविधाओं का विकास कर रहे हैं, जैसे पानी, बिजली, सड़क, यात्री हाल, सुलभ प्रसाधन, ताकि कोई भी पर्यटक आए तो उसको जो है कोई परेशानी न हो। जी। इसी क्रम में जितने भी हमारे आसपास पर्यटन स्थल हैं उन पर जो है हम लोग विकास का काम कर रहे हैं, चाहे गुरुद्वारा हो, मंदिर हो या इको टूरिज्म का क्षेत्र हो, कोई बड़ी सी झील हो, वाटर बॉडी हो, सभी पर जो है पर्यटन विभाग अपने काम कर रहा है ताकि जो है पर्यटक ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर आए। पर्यटकों की संख्या जाहिर सी बात है अनगिनत होती है, रोज के ही दिन पे अगर हम देखें तो उनकी सुरक्षा को लेकर, जो पर्यटक हमारे यहाँ आ रहे हैं उनकी सुरक्षा और को लेकर क्या तैयारियां होती हैं? हमें बताते हुए हर्ष हो रहा है, पहली बार आपके चैनल पर मैं बता रहा हूँ कि गोरखपुर में पर्यटन पुलिस की स्थापना शासन द्वारा कर दी गई है और इसका विज्ञापन निकला हुआ है। इस माह में जो है जो विज्ञापन निकला हुआ है, अगले माह उसकी भर्ती पूरी हो जाएगी और हमारे जो पर्यटक हैं उनकी सुरक्षा और उसके पर्यटन मित्र की तरह वो काम करेंगे और उनकी सुरक्षा का काम करेंगे। जी सर, सुरक्षा की बात अगर हो रही है, हमारे यहाँ जो लोग भी पर्यटन के लिहाज से आते हैं तो उनके गाइड की बहुत आवश्यकता होती है, तो क्या गोरखपुर में गाइड उपलब्ध हैं और नहीं है तो फिर उनकी भर्ती के लिए क्या योजना है? अभी गोरखपुर में गाइड की संख्या नगण्य कह सकते हैं। इसके लिए अगर कोई यहाँ पर गाइड के लिए आवेदन करना चाहता है तो उसको जो है हम लोग जो है 6 सप्ताह की ट्रेनिंग लखनऊ में मानवर काशीराम पर्यटन प्रबंध संस्थान है, वहाँ दिला के उसको गाइड का लाइसेंस
देते हैं। और यहाँ पर भी अगर कोई इच्छुक आपके चैनल से ये सूचना देना चाहेंगे, कोई भी इच्छुक व्यक्ति अगर इस तरह का आता है तो उसको हम गाइड का लाइसेंस दिलवाएंगे प्रक्रिया के तहत। शैक्षिक योग्यताएं क्या होनी चाहिए उनके अंदर, क्या विशेषताएं होनी चाहिए? बस उनको जो है जैसे इंटरमीडिएट होना चाहिए, साथ में अगर किसी भाषा का ज्ञान है, नहीं है तो हिंदी और अंग्रेजी जो वर्किंग भाषा हमारे चलती है, इतना होने से उनको लाइसेंस मिल जाता है। जी। अच्छा, एक चीज़ और मेरे दिमाग में आ रही थी कि वैसे तो भारत देश ही पूरा विविधताओं का देश है, पर हमारे गोरखपुर में भी ऐसे कौन से विशेष त्योहार हैं या विशेष कार्यक्रम जब पर्यटकों की संख्या बढ़ती है? जी, सबसे बड़ा तो यहाँ पर जो है खिचड़ी का मेला लगभग 2 महीने चलता है। और इस तरह जो है ये कहिए माघ मेला के बाद खिचड़ी का मेला गोरखपुर का सबसे बड़ा त्योहार है। और इसमें लाखों लोग जो है आते हैं, यहाँ तक कि नेपाल से भी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। और जो हमारे परंपरागत त्योहार हैं, चैत नवरात्र है, सर्दी नवरात्र है, दिवाली है, दशहरा है, होली है, ये परंपरागत त्योहार तो है ही है, इनको हम लोग खुशी से मनाते हैं। पर्यटक भी यहाँ के इन चीज़ों को देखने के लिए जो इस समय आते हैं, वो भी जो है इसमें अपना रुचि दिखाते हैं। और खिचड़ी मेला तो यहाँ का सबसे प्रसिद्ध मेला है। लाखों की संख्या में लोग जी, लाखों की संख्या में लोग आते हैं। अच्छा, इसके साथ एक चीज़ और मेरे दिमाग में आ रहा था कि जैसे यहाँ पर्यटक आते हैं, वैसे तो सब कुछ अभी तो सब कुछ मिक्स हो गया है, यहाँ के जो बेसिक खान पान है वो भी बाहर चाइनीज के खान पान भी शामिल हो ही चुके हैं, पर यहाँ अगर कोई आ रहा है गोरखपुर घूमने तो यहाँ का विशेष व्यंजन एक क्या है जो उसको जरूर ट्राई करना चाहिए? जो हमारे अवध के व्यंजन थे जी, वो हम लोग प्रोत्साहित करते हैं, कोई इस तरह का खोले तो हम लोग उसको जो है प्रोत्साहन भी देंगे और वो करते हैं। जैसे उस समय आपको याद होगा कि पहले हमारे व्यंजन जो थे वो फरा थे, आज उसका नाम मोमोज के नाम से लोग तरह तरह के लेते हैं। परा, बना और ठोकवा, इस तरह के बहुत सारे व्यंजन है यहाँ पर जो है, बाटी चोखा, ये सब हमारे स्थानीय जो है व्यंजन है। ये पर्याप्त अभी विलुप्त होने की श्रेणी में है और इनको हम लोग बढ़ावा देते हैं। चटोरी गली में इस तरह का कुछ लोग उसका प्रयोग कर सकते हैं। और जो आम व्यंजन है वो सारे होटलों में जो है कॉन्टिनेंटल फूड है, बड़े बड़े यहाँ पर जो होटल है उसमें सभी तरह के व्यंजन मिलते हैं। जिसका जैसी इच्छा वैसा उसका लुत्फ उठा सकता है। जी। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़, जैसे आपने कहा कि गोरखनाथ मंदिर में बहुत भीड़ होती है, बुढ़िया माता का स्थान है वहाँ, ये तो जगह है जहाँ भीड़ होती है, और भी गोरखपुर में ऐसी कौन सी जगह है जो पर्यटकों की नज़र से बच रही है, जो देखने में छोटी है पर है बहुत सुकूनदायक या घूमने के लायक, तो वो जगह उनको जरूर घूमने जाना चाहिए? बिल्कुल, यहाँ पर जो है जैसे गोरख तलैया या कबीर धुनी के नाम से आमी नदी के किनारे सहजनवा के पास में है, हम लोग उसका विकास करा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण स्थल है वो, वहाँ पर लोग जा सकते हैं। इधर जो है कबीर धुनी करके स्थान जो है वहाँ जा सकते हैं। जैन मंदिर है, जैन मंदिर जा सकते हैं। और इसके अलावा इको टूरिज्म के क्षेत्र में जैसे विनोद पार्क है, वहाँ जा सकते हैं। तो रामगढ़ ताल एक वाटर कॉम्प्लेक्स के रूप में वहाँ पर बना हुआ है, वहाँ लोग जाते भी हैं, भीड़ लगती है। तो जितने स्थानीय इनको हम कह सकते हैं अल्प ज्ञात पर्यटक स्थल, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं कि वहाँ पर भी जो है पर्यटन की सुविधाएं बढ़ाएं, जिससे लोग वहाँ पर जाएं। अभी जो हमारे यहाँ चिड़ियाघर बना है वो कितना ध्यान खींच रहा है पर्यटकों का? जो गोरखपुर आते हैं वो म्यूजियम जो हमारा बौद्ध राजकीय संग्रहालय है और प्राणी उद्यान है, यहाँ लोग जाते हैं। रामगढ़ ताल के बाद जो है वहाँ जाना पसंद करते हैं। लेकिन हमें जो है बाहर के पर्यटकों को लाके उसको दिखाना है। अभी स्थानीय लोग या जो भी आसपास के जनपद से आते हैं वो देख रहे हैं, इसे हमें और विस्तार देने की जरूरत है, जिसके लिए हम लोग मूलभूत सुविधाओं में बढ़ोतरी कर रहे हैं ताकि लोग आ पाए।
सर आप अभी गोरखपुर महोत्सव होने वाला है गोरखपुर में, उसमें आप सचिव की भूमिका में भी हैं, तो इसके बारे में कुछ मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को कुछ विशेष जानकारी दें। कैसा कब होने वाला है, कितने दिन तक का होगा और कौन-कौन से अतिथि इसमें गोरखपुर आ रहे हैं? जी, गोरखपुर महोत्सव 11 जनवरी 26 से 17 जनवरी 26 तक आयोजन किया जा रहा है। जी। इसमें 11 जनवरी को जो है वरुण जैन जी और कनिष्ठा पुरी को आमंत्रित किया गया है। जी। और 12 तारीख को जो है पवन सिंह की भोजपुरी नाइट होगी और 13 जनवरी को मैथिली ठाकुर जी का भजन होगा और बादशाह का जो है बॉलीवुड नाइट होगी। जी। तो ये 3 दिन जो है बड़े कलाकार यहाँ पर शहर में आ रहे हैं और उसमें जो है लोग हमारी जो है एक तरह से ये कहना चाहते हैं कि लोग आएँ, अधिक से अधिक लोग आएँ, उसका महोत्सव का लुत्फ़ उठाएँ और 15, 16, 17 भी महोत्सव जो है होगा। उसमें जो है यहाँ के स्थानीय और राज्य स्तरीय कलाकार भी अपना प्रदर्शन करेंगे और सारे स्टॉल जो है वो 17 तक रहेंगे। वहाँ जो भी खरीदारी करना है या जो कुछ भी वहाँ देखना है उसको कर सकते हैं। जी, जो अतिरिक्त सामान खरीदना चाहते हैं उनके लिए भी स्टॉल लग रही हैं? जी, कोई भी कमर्शियल सामान जो है जैसे कि आजकल आधुनिक रूप से उसके भी स्टॉल लग रहे हैं और हस्तशिल्प के प्रदेश के 75 जनपदों से जो हस्तशिल्प ओडीओपी है, एक जिला एक उत्पाद, उनको आमंत्रित किया गया है कि हर जिले की जो विशेषता वाला सामान है वो गोरखपुर महोत्सव में दिखाई दे और लोग जो है आके उसको जो है खरीदें भी और उसका प्रदर्शन भी देखें। सर जैसे मैंने अभी पूछा आपसे कि गाइड के लिए कैसे भर्ती हो सकती है या क्या विशेषता उनके अंदर होनी चाहिए, वैसे ही अब आजकल के युवाओं का रुझान मीडिया की तरफ बहुत है, मंच संचालन हो चाहे वो पत्रकारिता से संबंधित हो, तो गोरखपुर महोत्सव में भी मैं देखती हूँ बहुत सारे युवा हैं जो मंच संचालन के लिए आते हैं। तो जो लोग वहाँ पे करना चाहते हैं मंच संचालन, उनके लिए क्या विशेषता होनी चाहिए, क्या तरीका है, क्या प्रोसेस है कि वो वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं? गोरखपुर महोत्सव में जो मंच संचालन का है, लोग जो है एक निर्धारित तिथि तक अपना आवेदन पत्र जमा करते हैं और फिर इसकी एक कल्चर कमेटी है और वो कमेटी तय करती है कि कैसे जो है इसका संचालन की रूपरेखा निर्धारित करती है और उस हिसाब से उसको बुलाती है। और जहाँ तक गाइडों का है, गाइड जो है वो कोई भी अगर 40 बच्चे यहाँ पर अगर एक साथ एप्लीकेशन देते हैं तो हम लोग गोरखपुर में भी ट्रेनिंग करवा सकते हैं और नहीं तो फिर लखनऊ में जाके उनको 6 हफ्ते की ट्रेनिंग करनी होती है और उसके बाद उनको लाइसेंस जारी हो जाता है। जहाँ तक मैं जानती हूँ अयोध्या में भी आपने मुझे लगता है 200 से 300 तक की भर्तियां गाइड के तौर पर की हैं, तो गोरखपुर क्यों इतना पीछे रह गया है? गोरखपुर में अचानक जो है प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद से लाखों लोग आने लगे और वहाँ पर जो है गाइडों की बहुत आवश्यकता थी। इसके लिए वहाँ पर जो है ये गाइड नियुक्त किए गए थे और साथ साथ जो है घरों को जो है बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना के अंतर्गत जोड़ा गया था कि कोई भी व्यक्ति 6 कमरे तक अपने घर में होटल चला सकता है। वो कमर्शियल या व्यवसायिक गतिविधि नहीं मानी जाएगी, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो अपने घर में इन होटलों को चला सकता है। तो उस तरह हम यहाँ पर भी कोशिश कर रहे हैं। 6-7 ऐसे प्रार्थना पत्र आए हैं, उनको हम लोग लाइसेंस देने जा रहे हैं। अच्छा, एक सर मैं आपसे एक व्यापक तौर पे एक प्रश्न पूछना चाहूँगी। वैसे तो हर शहर ये चाहता है कि उस पर्यटक की संख्या बढ़े, वहाँ पर पर्यटन की जगहें हो, पर क्या आपको क्या व्यक्तिगत रूप से ये कभी नहीं लगता कि इतने पर्यटकों की जो संख्या है वो कहीं न कहीं किसी शहर का सुकून छीन ले रही है? इसीलिए पर्यटकों के लिए जो है कि तमाम रूरल एरिया में, ग्रामीण एरिया में जो है उनके लिए रिसॉर्ट बनाए जा रहे हैं, तमाम तरह के होटल खुल रहे हैं कि केवल वो शहर में जो है कहीं इस तरह नहीं दिखाई देते हैं कि यहाँ की कोई व्यवस्था गड़बड़ हो। वो होटलों में रुकते हैं, कहीं अच्छे से
रिसॉर्ट में रुकते हैं, फार्म स्टे के रूप में रुकते हैं जी। और उनसे जो है शहर को एक बड़ी मात्रा में, चाहे जीएसटी हो चाहे अन्य तरह के टैक्स हो, जी। एक इनकम मिलती है। शहर को जो है आर्थिक गतिविधियों का एक केंद्र बनता है जी। और रोजगार के साधन भी जो है खुलते हैं। जी। तो इसलिए जो है पर्यटन का बहुत महत्व है। पूरे देश विदेश में आजकल जो है बड़े-बड़े देश जो है इसी अर्थव्यवस्था के जो है महत्व को देखते हुए पर्यटन में आगे आ रहे हैं और हमारा देश भी उसमें आगे चल रहा है। सर, आखिरी प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगी कि पर्यटन विभाग में और विकास के लिए क्या योजनाएं हैं भविष्य की? जो हमारे आसपास के पर्यटन स्थल हैं, जी। जो हेरिटेज हमारी प्रॉपर्टी है, जी। उनका सुदृढ़ीकरण करना, उनको सुंदर बनाना, जी। वहाँ पर मूलभूत सुविधाएं जैसे गेस्ट हाउस है, यात्री हॉल है, सुलभ प्रसाधन है, पानी बिजली पानी की सुविधा उपलब्ध कराना है, जी। ताकि वो वहाँ पर जाएं तो उनको किसी तरह की असहज स्थिति का सामना न करना पड़े। इसलिए पर्यटन विभाग वहाँ पर जो है ये सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है और इसके लिए जो है आसपास के सभी धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों को जोड़ा गया है। जैसे चौरी चौरा है, ऐतिहासिक स्थल है, वहाँ भी लोग जाते हैं। इको टूरिज्म महाराजगंज में जो है सोहगी बरवा वन क्षेत्र है, वहाँ पर भी हम लोग काम कर रहे हैं कि जंगल सफारी वो लोग कर सके। और वाटर बॉडी जो है वह जैसे रामगढ़ ताल है, चिलवा ताल है, इस पर भी काम कर रहे हैं कि लोग नौकायन या झील का आनंद ले सके। तो इस तरह से हम लोग हर क्षेत्र में जो है काम कर रहे हैं और कि ताकि पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़े। जी। सर, नौकायन की बात हुई तो नौका विहार जो गोरखपुर का अब एक बहुत ही प्रचलित जगह हो चुकी है। मुझे लगता है जो भी लोग गोरखपुर आते हैं वो नौका विहार ना घूमे तो फिर गोरखपुर शहर का पूरा भ्रमण अधूरा होता है। उसके डेवलपमेंट से कितना असर पड़ा है पर्यटकों की संख्या पे? गोरखपुर में जो पर्यटक आ रहे हैं उस संख्या में कितना इजाफा हुआ है? आजकल पर्यटन का दूसरा नाम अगर गोरखनाथ मंदिर के बाद दूसरा नाम लीजिए तो रामगढ़ ताल ही आता है। जो भी कहीं सर्च करके या कहीं पता करके आता है गोरखनाथ मंदिर का दर्शन करने के बाद वो कहता है कि नौका विहार जाएंगे। तो बहुत नंबर 2 का स्थान बन गया है, मैं समझता हूँ गोरखनाथ मंदिर के बाद वो। और साथ में जो है उसी से लगा हुआ जो हमारा बौद्ध संग्रहालय है और चिड़ियाघर है, उसको भी वो देखता है। तो उसका पर्यटन का काम ये है कि नाइट स्टे उसको टूरिस्ट को इतना बांधे रहो कि वो रात रुकने के लिए मजबूर। और इसमें नौका विहार अपनी भूमिका निभा रहा है। जी। तो क्योंकि जब होटल में जो है लोग रुकेंगे तो होटल भी आगे बढ़ेगा, वहाँ रोजगार भी बढ़ेगा और 1 दिन के बजाय 2 दिन टूरिस्ट रुकेगा तो उससे जो है शहर के आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी। जी बिल्कुल। सर, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, आप यहाँ आए और इतनी अहम बातें हमसे साझा की। साथ ही गोरखपुर महोत्सव जो एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र होने जा रहा है उसके बारे में आपने बताया हमारे दर्शकों को। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपका और आपके चैनल का 90 FM चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देना चाहता हूँ कि मुझे ये सब अपनी बातें रखने के लिए आपने समय दिया। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ उपनिदेशक पर्यटन गोरखपुर राजेंद्र प्रसाद जी। इसी तरह शहर की अन्य शख्सियत के साथ आपके सामने फिर से रूबरू होंगी। तब तक के लिए देखते और सुनते रहें लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ।